हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हमारा लेक्चर नंबर 5 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, है ना। तो हाँ, ये मैंने पुराने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब नोट्स गुड इनफ है, तो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा आपके नए नोट्स बनाने का। हाँ, लेकिन आपके लिए मोर देन सफिशेंट हैं ये नोट्स, ठीक है। तो हाँ, हम यहाँ पर थे ना, लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है नोट्स में, लेकिन मतलब मोर और लेस सेम ही रहेगा। मैं आपको मॉडल्स ऑफ द मेम्ब्रेन पे मैंने अपन रुके थे ना, नए नोट्स में बस मैंने इतना ही लिखा हुआ था ना, मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये इससे आगे तो नहीं पढ़ा है ना? क्या सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतना पढ़ाया, तो कितना लास्ट टाइम में मॉडल हाँ, लास्ट टाइम हमने मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन किए थे, उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा हो गया था। हाँ, तो हम मॉडल्स ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स तक पहुँचे हुए थे, और हम मॉडल्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था बस हल्का सा। सर वो आपने बोला था कि जो वो मॉडल था जो हमने पढ़ा था बेसिकली वो वही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही लास्ट था हमारा। हाँ, मैंने आपको बोला था कि जितनी भी चीज़ें अब तक मैंने बताई हैं मेम्ब्रेन के बारे में, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए ही बताई हैं, है ना। ये मैंने बोली थी लाइन, तो ठीक है ना। तो मॉडल्स ऑफ द मेम्ब्रेन हमें बताते क्या हैं? इट टेल्स अबाउट हाउ लिपिड एंड प्रोटीन आर अरेंज। ये बताते हैं कि लिपिड एंड प्रोटीन कैसे अरेंज है। देखो, नाम से तो डैनियल डेविसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, है ना। अब जो डैनियल डेविसन का मॉडल उसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं, रॉबर्टसन मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। इनके बारे में नहीं पढ़ना। सैंडविच मॉडल कहता था कि दो मेम्ब्रेन एक जैसी होती है और उनके बीच में प्रोटीन की लेयर होती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो मतलब ये नहीं पढ़ना अपन ने कुल मिला के, है ना। आपको समझाऊंगा अभी नहीं मैं, बस आपने नाम याद रखना कि ठीक है इस नाम के भी मॉडल थे, क्योंकि ऑप्शंस में आएंगे ये नाम, है ना, या ये नाम आ जाएंगे या ये नाम आ जाएंगे, है ना। तो हमें जो पढ़ना है मेन वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 की बात है। सिंगर एंड निकलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब मेम्ब्रेन अर्ध तरल क्षीर है, मतलब कि आधा सॉलिड है आधा लिक्विड है, समझ रहे हो। मेम्ब्रेन कैसी है? क्वासी फ्लूइड है, समझ रहे हो। इन्होंने बोला कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड की बनी है। अभी तक तो हम यही कह रहे थे हमारी मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बनी है। इन्होंने बोला कि उसमें बीच के प्रोटीन भी हैं, और इन प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है, यानी ये प्रोटीन मूव करते रहते हैं, डायनेमिक इन नेचर है। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अभी तक जितना बताया मैंने। ओके, देखो ये जो प्रोटीन की एबिलिटी है ना मूव करने की, दिस एबिलिटी इज आल्सो नोन एज फ्लूइडिटी। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ प्रोटीन। देखो मेरी बात सुनो, अब कुछ चीज़ें समझो, ठीक है। पहले तो ये देखो, प्रोटीन के टाइप्स की बात करते हैं। देखो, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक्टिवली एनर्जी यूज़ करते हैं और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मैं ना हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन टर्म अभी नहीं यूज़ कर रहा। मैं बोलूँगी सपोज करो यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर थी, है ना, कोई चीज़ यहाँ बाहर पड़ी हुई थी, यहाँ मैंने उसको यहाँ पहुँचाना है ना। तो मैं एनर्जी यूज़ करके इसको यहाँ पहुँचा रहा हूँ। तो जो प्रोटीन ऐसा काम करते हैं उसको बोलते हैं पंप प्रोटीन। और जो प्रोटीन डायरेक्ट जा रहा है, मतलब हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस से लो कंसनट्रेशन सब्सटेंसेस को भिजवा रहे हैं, तो वो कौन से बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको? चैनल प्रोटीन, है ना। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आईडी कार्ड का काम करते हैं, है ना। आईडी कार्ड नहीं कहेंगे इसको, अपन कहेंगे कि मतलब जैसे देखो वो आएंगे, जैसे यहाँ पर कोई सब्सटेंस आ रहा है ना, वो सब्सटेंस यहाँ तक आ गया, है ना। या तो हम उस सब्सटेंस को अंदर आने दें। एक्सक्यूज मी सर, आवाज कट कट के आ रही है। सभी को ये दिक्कत है? नो सर, नो सर। ओके, फिर वो आपके चैनल मतलब इंटरनेट में प्रॉब्लम है। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे एक क्लीन पेज दूँ पहले तो। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको प्रोटीन के टाइप समझा रहा हूँ, है ना। देखो मेरी बात सुनो, अभी आपके सेल में कोई सब्सटेंस है ए बी सी बाहर है, और ये जाना चाहते हैं इस जगह पर, है ना, ये अंदर आना चाहते हैं। तो इनको अंदर आने के क्या तरीके हैं? ये इन्फॉर्मेशन है कोई इनके पास, ये अंदर पहुँचा देते हैं। या तो ये क्या करेंगे,
अपनी मर्जी से आराम से आ जाएंगे अंदर ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको। जो प्रोटीन आराम से आने दे रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन, है ना। और अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है कि जैसे सपोज करो बाहर सब्सटेंस है 1 2 3 4 और अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है। हमें पता है जब हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन जाती है ना, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो एनर्जी चाहिए। जो प्रोटीन एनर्जी की यूज़ करके चीज़ों को अंदर आने देते हैं उनको बोलते हैं पंप प्रोटीन। क्या बोलते हैं? पंप प्रोटीन। ठीक है। अब देखो कुछ प्रोटीन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अरे इनका काम क्या है इन सब्सटेंसेस का? इनका काम है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कुछ इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं ना प्रोटीन्स, है ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा एक ही बनाते हैं ना, ये 2 अलग अलग प्रोटीन है कि यहाँ बना दिया कि यहाँ बना दिया ना, वो कहते हैं भाई हम तो अंदर जाने ही नहीं देंगे, तुम कुछ कर लो, तुम आड़े टेढ़े कुछ हो जाओ, हमने अंदर नहीं जाने देना, है ना। जैसे ये सब्सटेंस है, ये बोल रहे हैं कि हमें अंदर आने दो, ये बोल रहे नहीं अंदर जाने देंगे, तो ये कहते हैं कि आप हमें अपनी बात बता दो। ये अपनी बात बता देते हैं, इसको बता दिया इसको। और ये क्या करते हैं, अपने ही कोई किसी मेंबर को, क्या कहा मैंने, अपने ही किसी मेंबर को, जैसे अंदर वाले मेंबर को बोलेंगे कि जा सिग्नल ले जा, समझ लो। तो मतलब ये खुद इसको अंदर नहीं आने दिया ऑरेंज वाले को, अब मतलब सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन ली और खुद ही अंदर दे दी इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो। ये अपने किसी मेंबर को भेज दिया। इसको बोलते हैं सिग्नल को रिसेप्ट करना, सिग्नल को रिसीव करना, है ना। इसको बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक पंप प्रोटीन, चैनल प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन। कोई डाउट है तो बताइए। नो। ओके, we have channel protein, we have pump protein, है ना, and we have receptor protein। ठीक है, हमारे पास ये तीनों तरह के प्रोटीन रहते हैं, है ना। सर पंप प्रोटीन का और क्या फंक्शन होता है सर? पंप प्रोटीन जो सोडियम पोटेशियम आयन पंप करते हैं, ये सारे वो पंप प्रोटीन ही होते हैं। नर्वस रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, चीज़ों की कंसंट्रेशन से उलट काम करवाना हो तब काम करते हैं। हमारे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर में भी कुछ पंप काम करते हैं कैल्शियम को अंदर जाने के लिए। आपको करवाए तो थे, मतलब चलो नहीं करवाए तो दोबारा करवा देंगे ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तब पढ़ा देंगे, अगर आपको नहीं पढ़ाया चैप्टर तो बहुत जगह काम आते हैं पंप प्रोटीन्स, है ना। तो जब अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तब भी काम आते हैं, है ना, कैल्शियम को बाहर और अंदर भेजने में। तो करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बस याद रखो कि पंप प्रोटीन, आपने कुल मिला के बस इतना याद रखना है कि भाई जो पंप प्रोटीन है उसको एनर्जी चाहिए, पैसिव प्रोटीन बिना एनर्जी के काम करता है, और रिसेप्टर तो बोलता है कि सिर्फ सिग्नल अंदर भेजेंगे, सामान को अंदर नहीं जाने देंगे, दैट्स इट। तो प्रोटीन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन का काम क्या है, रोल ऑफ द मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मेम्ब्रेन का क्या है? ट्रांसपोर्ट, दोनों साइड में, बोथ साइड में ट्रांसपोर्ट, यानी चीज़ों को अंदर भी जाने देना और चीज़ों को बाहर भी आने देना, है ना। मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर एनवायरनमेंट। हमने बोला था कि सेल के अंदर और सेल के बाहर में जो एक पतली सी लेयर है उसको मेम्ब्रेन बोला था, याद करो जब अपनी पहली क्लास थी लिपिड की। तो मेम्ब्रेन ही वो लेयर है जो बाहर वाले इन्वायरमेंट और अंदर वाले इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में रहती है ना। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ को अंदर जाने दे रहे हो, सोच समझ कर, समझ, जैसे तुम्हारा सेल है, तुमने अपने सेल में किसी एक चीज़ को अंदर आने दिया, दूसरे को नहीं आने दिया, किसी को बाहर आने दिया, किसी को बाहर नहीं आने दिया, तो तुम सोच के सामान को अंदर बाहर भेज रहे हो। अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट है उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, बहती गंगा में हाथ धोना जैसे, मतलब कुछ भी है, सारे का सारा सामान, वो कुछ भी वो एक साथ अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हो? तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आता है? जैसे सपोज करो सोडियम आयन। अब सोडियम आयन सेल को, सोडियम आयन को, अच्छा अभी चलता कैसे है देखो, मेरी बात सुनो, चलो यही बताता हूँ। जो तुम्हारे जो ये प्रोटीन है ना, जो ये प्रोटीन्स हैं, ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं।
ये हर एक मतलब अलग अलग चीज़ को आने में हेल्प, मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन होता है। जैसे ये इसको ही आने देगा, ये इसको ही आने देगा, समझ रहे हो, तभी तो बिठाए हैं। जैसे कि अब सोडियम का चैनल अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग, ऑक्सीजन को अंदर जाने का अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने का अलग होगा, ग्लूकोज का अपना चैनल होगा, है ना। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अगर कोई खाने वाली चीज़ है, कोई फूड है या कोई लार्ज पार्टिकल है, उसको अंदर लेके जाना है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट काम आएगा? बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बल्क ट्रांसपोर्ट मैंने समझाना है, वैसे इस पेज में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और नहीं है तो नो बोलो। नो सर। ओके, दामिनी डाउट है? नो सर। ओके, आगे बढ़ो। अब देखो बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है। बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक एक्सोसाइटोसिस और एक एंडोसाइटोसिस। देखो जैसे कि सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, ये सामान है बाहर पड़ा हुआ है सेल के, ठीक है, ये सामान अंदर आना चाहता है, तो ये सामान अंदर पता कैसे आएगा? सेल क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को, फ्लेक्सिबल है ना, क्वासी फ्लूइडिक नेचर की है, क्वासी फ्लूइड, ऐसे बना लेगा। जब ये अपने सामान को ऐसे बना लेगा तो ये सामान अंदर आ जाएगा, यहाँ है ना, आ गया अंदर। अब वो सामान यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि वो अंदर आ गया। फिर क्या होगा, ये मेम्ब्रेन अंदर चलेगी, ठीक है, सामान भी अंदर चला गया, और यहाँ से ये गायब हो गई, है ना, ये बंद हो गया। ये बंद हो गया, समझ आया? इस तरह के प्रोसेस को, तुम्हारा बबल अंदर चला गया, तुम्हारा वो अंदर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हुई, मेम्ब्रेन की सामान अंदर ले गई, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। उसी तरह सेम अगर तुम्हारा सेल है ना, तुम्हारे सेल में कुछ वेस्ट मटेरियल है, क्या है? कुछ वेस्ट मटेरियल है, चलो रेड कलर से बनाते हैं अपन। तुम चाहते हो ये वेस्ट मटेरियल बाहर जाए, तो क्या होगा, तुम्हारा जो ये वेस्ट मटेरियल है, सपोज करो, अब देखो, अब मैं ज़्यादा वो सफाई से नहीं बना रहा, बस वो ऐसे बैलून बनेगा, है ना, और वेस्ट मटेरियल इसके अंदर भर जाएगा, है ना, यहाँ से आकर, फिर ये बैलून बाहर चला जाएगा और वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर हो जाएगा, तो ये बाहर चला गया। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। देखो अब इस डायग्राम में देखो, ये सॉलिड सब्सटेंस था कोई, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर चला गया, है ना, ये देखो ये बंद होने लग गया और ये बंद हो गया, फूड अंदर आ गया, फूड वैक्यूल में बंद हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अच्छा, एंडोसाइटोसिस एक जनरल टर्म है। अब अगर वो सब्सटेंस जो अंदर जा रहा है वो सॉलिड है तो उसको क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। और अगर जो एंडोसाइटोसिस के वक्त जो सामान अंदर जा रहा है वो लिक्विड है, उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। इसका मतलब सेल ड्रिंकिंग, लिक्विड है तो वाटर जैसे हो गया, उसका मतलब है सेल ईटिंग, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में क्या है? उल्टा, ये वेस्ट मटेरियल है, ये इसके साथ बंध गया, सामान बाहर चला गया, ठीक है। ये होता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। ये कौन करवा रहा है? मेम्ब्रेन का तो फंक्शन है ना। तो मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या आता है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जैसे किसी पर्टिकुलर गैस का, पानी का, लिक्विड का, किसी लिपिड का या स्टेरॉइड का, है ना, जो वाटर इनसोल्युबल है ना, या वाटर सोल्युबल, अब ये लिखा नहीं हुआ पोलर सब्सटेंस है ना, यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, है ना। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में कौन कौन नहीं, आप एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखिए, इसको कंप्लीट कर लेना। इस पेज में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, ननिका समझ आ रहा है? यस सर। ओके, प्राची आपको आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, बढ़िया।
तो आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, है ना। इसमें क्या आएगा, देखो इसमें वही बता रखा है, जैसे कि देखो ये मेरी मेम्ब्रेन है ना। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर 30 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, यहाँ 10 है, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी बताओ। यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई टू लो जाएगी ना। कार्बन के यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो हाई टू लो जाएगी। अच्छा अब देखो यहाँ हाई है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, यहाँ पानी की कम है तो हाई टू लो, है ना। लिपिड डायरेक्टली चला जाएगा, है ना। अब देखो लिखा क्या हुआ है, वाटर मूव कैसे मूव करता है, बाय डिफ्यूजन, और उसी डिफ्यूजन को ओस्मोसिस बोलते हैं अगर क्या हो, मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। अगर पानी किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा हो, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। अब लिपिड नॉन पोलर सब्सटेंस है, वो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली मतलब कवर या क्या कहते हैं उसको, उस क्रॉस, है ना, क्रॉस शब्द बोलते हैं ना, मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर लेता है ना। क्यों डायरेक्टली क्रॉस कर लेता है, क्योंकि देखो ना यार, वो तो लिपिड तो उसी सब्सटेंस का बना है जिसकी मेम्ब्रेन बनी है। मेरी बात सुनो, आखिर चलो एक बात समझो, आखिरकार हमने ये प्रोटीन क्यों लगाए, हमारी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी थी, किसकी बनी थी, फॉस्फोलिपिड की, है ना। देखो फॉस्फोलिपिड की, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोला था कि जो लिपिड हो, जब लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट पता है आपको। जब प्रोटीन है, प्रोटीन को पानी अच्छा लगता है, उसको तेल नहीं अच्छा लगता लिक्विड, तो वो जाने से डरता है लिपिड से। तो हमने क्या किया, प्रोटीन को बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें एक स्पेशल रास्ता देते हैं, सॉरी मतलब इस सब्सटेंस को, है ना, जो ये सब्सटेंस है जो हमारा, ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है ना, तो डरता है पानी से। तो हमने क्या बोला, हम तुम्हें एक स्पेशल रास्ता देते हैं प्रोटीन का बना हुआ, तुम उस रास्ते से जाओ। तो ये सब्सटेंस ने क्या किया, ये सब्सटेंस इस रास्ते से होकर गया अंदर, ठीक है। लेकिन लिपिड को तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन ही लिपिड की थी, तो लिपिड अपने आप ही चला गया बाय डिफ्यूजन। कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है। अच्छा अब जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, देखो ये किसकी बात कर रहे थे, ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में, ये अभी इसमें नो लिपिड की बात कर रहे थे, है ना। अब जो पोलर सब्सटेंसेस है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने के लिए इनको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना। अगर वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, चैनल प्रोटीन है, तो क्या अलोंग दी कंसंट्रेशन जाएगा या अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, चैनल प्रोटीन हो, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। अगर वही प्रोटीन पंप प्रोटीन है ना, अगेंस्ट मूव, तो क्या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एक्टिव प्रोसेस है और एटीपी रिक्वायर्ड, है ना। पंप से अगर भेज रहे हो तो पंप से क्या, अच्छा अब चैनल प्रोटीन में कैसे जाएगा, हाई टू लो, और पंप में लो टू हाई, क्योंकि उल्टा चलेगा ना, तभी तो एनर्जी चाहिए। इस पेज में कोई डाउट है तो बताइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सुस्त हो, मतलब सुस्त हो या क्या है, मतलब समझ आ रही है या बस आ रही है, बाकियों को भी क्लियर है या ऑल क्लियर है, क्लियर है सर। आज मैं आपको ना एनसीईआरटी है ना, आपको मैं बताता हूँ एनसीईआरटी, मतलब जो नए बच्चे हैं ना उनको फील नहीं आ रही है ना एनसीईआरटी की, तो मैं उनको एनसीईआरटी की फील दिलाता हूँ आज जितना पढ़ाया उससे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं एक्चुअली, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोडियम यहाँ 20 है, यहाँ सोडियम 10 है, यहाँ जा रही है, तो ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये पंप है या चैनल, चैनल। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से सोडियम को जाने दिया, यहाँ से सोडियम को जाने दिया, ये पोटेशियम चैनल था, तो क्या यहाँ से सोडियम जा पाएगा इस चैनल से, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम चैनल है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। और चैनल क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं ना। चैनल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो एटीपी रिक्वायर्ड। तो 3 बार लिखिए सेम लाइन, है ना। तो देखो अब देखो यहाँ पर 100 सोडियम है, यहाँ पर 20 सोडियम है, नॉर्मली कैसे जाना चाहिए किसी चीज़ को, सोडियम यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, तो नॉर्मली चीज़ को कैसे जाना चाहिए, 100 से 20 या 20 से 100, नॉर्मली 20 से 100। अच्छा 20 से 100, क्या बात है, नहीं 100 से 20 कंसंट्रेशन होना चाहिए, हाई टू लो। हाँ हाई टू लो। अगर कहीं जगह पर, एक जगह पर हाई कंसंट्रेशन है, तुम ये एक पहाड़ी है, तुम पहाड़ी के यहाँ खड़े हो, तो तुम अपने आप ऊपर चले जाओगे या तुम यहाँ खड़े हो अपने आप नीचे आ जाओगे,
तुम अपने आप नीचे आओगे ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना आसान होता है ना। हाँ जी हाँ तो जी उसी तरह से यहाँ पर 100 हैं तो यहाँ पर 20 हैं, 100 से 20 तो अपने आप चले जाएंगे चैनल में। लेकिन हाँ जी, मेरा सर। मन है मुझे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, मुझे 20 से 100 लेके जाना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो मुझे पंप से काम लेना पड़ेगा या चैनल से? पंप पंप से, सर। है ना। तो ये कौन सा है? ये पंप है। तो पंप के बारे में क्या लिखा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पंप भी प्रोटीन का बना होता है और इसको क्या लगता है? एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ इस पेज में। ठीक है, तो चलो अच्छा, अब ये जितना भी पढ़ाया उसका समराइज है। ठीक है, अच्छा अब देखो सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, इसके लिए तो हमारे पास क्या है? पंप है ना। ऑक्सीजन डायरेक्टली चली जाती है डिफ्यूजन से। सॉरी, इसके लिए तो चैनल और या प्रोटीन कह लो, पंप भी कह सकते हो, चैनल भी कह सकते हो, मतलब कुल मिला के हमारे पास इनके लिए स्पेसिफिक जगह हैं जाने के लिए। ऑक्सीजन वगैरह, गैसेज वगैरह डायरेक्टली चली जाती हैं। लेकिन जो सिल्वर है, गोल्ड है, उसके लिए हमारे पास चैनल भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिल्वर और गोल्ड हमारी बॉडी में जाता ही नहीं, समझ लो। और हम क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं सोना चांदी च्यवनप्राश, इसमें है सोना। च्यवनप्राश में और बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण वो अच्छा है, लेकिन उसमें सोना है इस कारण नहीं खाते उसे, बस उसका नाम ही है सोना चांदी च्यवनप्राश। उसमें और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वरना बट उसका ये फ़ायदा नहीं है कि उसमें सोना है ना। तो गोल्ड, आवर सेल डू नॉट हैव एनी रिसेप्टर या एनी प्रोटीन टू डाइजेस्ट और टू मेक यूज़ ऑफ गोल्ड, राइट। तो अब देखो, अब अपन करते हैं इसका समराइज। गैस, ऑक्सीजन और स्टेरॉइड कैसे जाएंगे? डिफ्यूजन से, मतलब कोई चैनल नहीं, कोई प्रोटीन नहीं चाहिए। वाटर कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से, ओस्मोसिस से। सोडियम, पोटेशियम या ग्लूकोज कैसे जाएंगे? चैनल से, पंप से। अगर चैनल से गए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये पी कर लेना इसे, है ना। अगर पंप से गए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 सोडियम अंदर आते हैं। ये आपको पढ़ाऊंगा, है ना, ये कंसेप्ट आप छोड़ भी सकते हो, सिर्फ एग्जाम्पल का नाम याद कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम पंप। अब जितना पढ़ाया उसको कोई नहीं पढ़ना दोबारा से, बस आपने ये टेबल याद कर लिया, दैट्स इट। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, अच्छा बाकी के रोल क्या है मेम्ब्रेन के? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो क्या है? ट्रांसपोर्ट, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। बाकी के रोल क्या है? मेम्ब्रेन ग्रोथ में हेल्प करती है। देखो, ये क्वासी फ्लूइड है ना मेम्ब्रेन, मतलब फ्लूइड। तो अब जब सेल का साइज बढ़ता है तो मेम्ब्रेन का भी साइज बढ़ता है, तो मेम्ब्रेन क्या करती हैं? ग्रोथ में हेल्प करती हैं। देखो, अच्छा अब सिक्रीशन, अच्छा अब 2 शब्द होते हैं, मेरी बात सुनो। एक होता है सिक्रीशन और एक होता है एक्सक्रीशन, दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब तो सर बाहर निकालना होता है, और सिक्रीशन का मतलब? जो मतलब हार्मोन्स जैसे हम बोलते हैं सिक्रीट करते हैं, तो वो भी तो बाहर ही जो निकलते हैं। हाँ जी सर हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो वो हाँ। चीज मतलब क्रिएट। एक्सक्रीशन तो बाहर होता है, तुम अपने सेल से कुछ निकाल रहे हो, है ना। अगर वो जो तुम निकाल रहे हो वो तुम्हारे किसी और ऑर्गन के काम आ रही है चीज़, या तुम्हारे लिए वो किसी चीज़ के लिए बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए या किसी और ऑर्गन के लिए, तो तुम उस चीज़ को सिक्रीट बोलोगे। और अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए मतलब किसी के लिए बेनिफिट नहीं है और तुम्हारे लिए नुकसानदायक थी या वेस्ट थी और तुम उसको बाहर निकाल रहे हो, तुम उसी चीज़ को क्या बोलोगे? एक्सक्रीट बोलोगे। तो सिक्रीशन करने में भी हम रोल पढ़ रहे हैं ना मेम्ब्रेन के, तो रोल में तो क्या आएगा? सिक्रीशन, है ना। कैसे करते हैं एक्सोसाइटोसिस? हमने देखा था ना मेम्ब्रेन कैसे फूल जाती है और सब्सटेंसेस को बाहर निकालती है। एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है, अपन ने ये भी देखा था। अब देखो क्या होता है कि एक सेल है, ये सेल बोलते हैं मेरे से बातें कर, दूसरा सेल, तो ये क्या करते हैं? अपनी मेम्ब्रेन के साथ बातें करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? मेम्ब्रेन के साथ सेल जंक्शन बनवाकर, है ना। तो मैं टिश्यू वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स, एडहेरेंस जंक्शन, ये वो सब। तो अभी याद रखो बस इतना कि जो मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे से बातें करती हैं। कैसे करती हैं? जंक्शंस की मदद से, सेल जंक्शंस की मदद से, है ना। तो ये कौन डेवलप करता है? मेम्ब्रेन ही डेवलप करती है, डेवलप्स ऑन दी मेम्ब्रेन। जितना भी मैंने पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, तो आज हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे मेम्ब्रेन की, है ना, फिर आपको फील आएगी। उतनी पढ़ेंगे जितना पढ़ाया है, सारी नहीं पढ़ाऊँगा। चलो देखो, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन in 1972
वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, क्या ये लाइन हमने पढ़ी थी? बताते जाना मुझे। ओके। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। क्या मैंने आपको दिखाया था कि प्रोटीन लेटरल मूव करते हैं? Yes. यहाँ इस साइड पर लिखा हुआ था नीचे से करके, Yes, sir. है ना। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी, है ना। इस तरह की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। अच्छा, द क्वासी फ्लूइड नेचर एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये तो वो हो गया था, है ना। आगे, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन व्यू ऑफ फंक्शन। लाइक क्या हमने फंक्शन किया? सेल ग्रोथ। क्या हमने फंक्शन किया? इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। क्या मैंने आपको सारे फंक्शन बताए? Yes, sir. Yes, sir. ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। क्या मैंने बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट है, Yes. है ना। द मेम्ब्रेन selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any energy and this is called passive transport, है ना। मैंने अपन ने किया था, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने बोला था, पढ़ा था ये। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन जब पानी की मूवमेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। एज अ पोलर मोलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलेयर। हमने स्पेशल यहाँ पर लिखा था पोलर मोलिक्यूल। हमने बोला था पोलर मोलिक्यूल को पास करवाना तो क्या चाहिए होंगे हमें? चैनल या प्रोटीन्स, है ना। तो ये क्या कहते हैं, सुनते हैं इनकी बात भी। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स ऑफ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration. Such a transport is energy dependent, in which ATP is utilized and is called active transport. Example sodium potassium pump. क्या कोई ऐसी लाइन है जो मैंने ना समझाई हो? No. तो जितना मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, उसको आपने NCERT को रीड करना है। जब मैं बोलता हूँ ना कि इतना रीड करके आना, तो उतना रीड करके आना होता है, क्योंकि उसकी सारी लाइंस पढ़ाई गई होती है। उतनी लाइंस हवा में नहीं होती है बातें, है ना। तो यू हैव टू रीड ऑल दोज लाइंस जितना मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो अब हम सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल भी आज ही ख़त्म करेंगे, है ना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लगेंगे लेक्चर, तो वैसे मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो। सेल मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था ना सेल, तो वो बैच इतना प्रो था, हम क्लास लगाते थे 3 घंटे की और हमने 2 दिन में सेल ख़त्म कर दिया था। दैट्स इट। उनको सारा समझ आ रहा था और ऑफलाइन में वैसे भी काम जल्दी होता है थोड़ा। 2 दिन में सेल ख़त्म कर दिया था हमने 3 घंटे में। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल लिविंग और डेड। लिविंग होती है, डेड होती है सेल वॉल? सेल वॉल क्या होती है? डेड लेयर कंसीडर करते हैं सेल वॉल को। कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल और फंगस में। कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट, फंगस, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर दोगे? या नन ऑफ दीज, है ना। बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? प्लांट और फंगस सही है, बाकी तो नहीं सही है ना। बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया भी आएगा आंसर, यही तो दिक्कत है। मैंने बोला सेल वॉल किस में पाई जाती है, तो सेल वॉल तो याद करो बैक्टीरिया में भी होती थी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई, उसको क्यों भूल रहे हो? Yes. है ना। तो सेल वॉल किसकी पाई जाती है? प्लांट सेल और फंगस। सर फिर आपने क्यों लिखा है प्लांट्स और फंगस और बैक्टीरिया सेल क्यों नहीं लिखा? तो देखो, जब आप NCERT पढ़ोगे ना, आप लिख लेना, वैसे मतलब अच्छी बात है लिख लोगे तो, क्योंकि ये 4 साल पुराने नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ये 4 साल पहले बने थे, लेकिन हाँ उसके बाद भी बनाए हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट या दीज सेम ही है, कोई खास फ़र्क नहीं है। देखो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है? फंगस और प्लांट, है ना।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसको फंगस और प्लांट। अच्छा यहाँ इन्होंने बैक्टीरिया क्यों नहीं लिखा? पुराने स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, ईशा नहीं बोलेंगे अगर आता है तो। यहाँ उन्होंने बैक्टीरिया क्यों नहीं लिखा? सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी होती है, बैक्टीरिया क्यों नहीं लिखा यहाँ? देखो ये सेल वॉल पढ़ा रहे हैं हमें, बोल रहे हैं एज यू में रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड प्लांट। तो बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते तो फिर नो बोल दो, सर नहीं आता। यानी का आ रहा है कोई दिमाग में कुछ? नो सर। ओके प्राची आपके? सर ऐसे बोल सकते हैं जैसे भी फंगस और प्लांट्स में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया उसमें अकेली सेल वॉल होती है। उसमें बैक्टीरिया में अकेली सेल वॉल होती है। अच्छा बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल एनवेलप हमने पढ़ा था, 3 चीज़ें पढ़ी थी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकेलेक्स। हाँ तो उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। आपने तो मतलब काम ही ख़राब कर दिया बैक्टीरिया का। कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इसका आंसर सुनो, इसका आंसर सुनो। यार तुम क्या पढ़ रहे हो मुझे ये बताओ पहले, आप लोग क्या पढ़ रहे हो? यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं सर। यूकैरियोटिक पढ़ रहे हो तो यूकैरियोटिक जब हेडिंग ही डाल दी यूकैरियोटिक कि हम यूकैरियोटिक पढ़ने जा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल, तो बैक्टीरिया का नाम क्यों लेगा वो एनसीईआरटी वाला बीच में? समझ रहे हो क्यों नहीं लिखा उसने बैक्टीरिया का नाम? क्योंकि वो सेल वॉल बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ओह सॉरी यूकैरियोट की बात कर रहा है, तो प्रोकैरियोट का नाम क्यों लिखेगा बीच में? समझ पा रहे हो? लेकिन ये इतना ख़राब है कि अब यहाँ, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन तो बोलेगा सेल वॉल किस में, तब दिमाग में आएगा कि फंगस और प्लांट ही तो लिखा हुआ था, और बैक्टीरिया दिमाग में नहीं आएगा, तो बैक्टीरिया को लगा दोगे कि बैक्टीरिया में नहीं होती है ना। तो याद रखना है कि वो समझाते समय कुछ और बात करता है और पूछते समय कुछ और बात करता है। पूछते समय ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर उसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि यूकैरियोटिक सेल वॉल इज़ फाउंड इन, फिर उसने दे दिया प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया, बोथ 1 and 2 या बोथ 1 + 2 + 3, तो आंसर क्या लगाओगे? तो बोथ 1 and 2 आंसर लगाओगे, तब बैक्टीरिया नहीं आएगा, क्योंकि उसने स्पेशली बोल दिया यूकैरियोटिक सेल वॉल। यूकैरियोटिक, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना। यस ओके ओके, अब सेल वॉल का रोल की बात करते हैं। देखो रिजिड होती है सेल वॉल, सख्त होती है, तो क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना, जैसे बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, उनको एंटर नहीं करने देती, छोटे किसी मॉलिक्यूल को रोकती नहीं। तो छोटे मॉलिक्यूल के लिए तो क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है सेल वॉल, ठीक है। हाँ और क्या करती है? अच्छा अभी जो बड़ा मॉलिक्यूल बैक्टीरिया है तो शायद उसको रोकती होगी, है ना। तो इन्फेक्शन से भी हेल्प करती है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होने देती प्लांट में, है ना। इंट्रैक्शन बिटवीन सेल प्रिवेंट बर्स्टिंग। तो देखो क्या होता है कि देखो इंट्रैक्शन बिटवीन दी सेल अगर आ गया ना, तो सेल मेम्ब्रेन लगा के आना फर्स्ट प्रेफरेंस, ना मन हुआ या ना हुआ तो फिर सेल वॉल लगा देना, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ प्रिवेंट बर्स्टिंग। बर्स्टिंग से कैसे बचाती है? देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे सेल में पानी भर जाता है, हमने देखा ना सेल में पानी भर जाता है, अब पानी भर रहा है ना, तो सेल बाहर की तरफ जा रहा है ना, भर रहा है पानी, तो कोई लिमिट तो हो ना कि उसके बाद सेल फट ना जाए। तो सेल वॉल वो लिमिट बनती है जो सेल को फटने से रोकती है। तो किस में हेल्प करती है? प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, फटने से बचाती है सेल को, ठीक है। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, है ना। लेकिन जो एल्गी होती है ना, एल्गल सेल वॉल, है ना, उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे अब देखो, अब जो मेन मैट्रिक्स है ना, मेन मैट्रिक्स काइटिन नहीं मिलता भाई, जो मेन मैट्रिक्स है, ये मेन मैट्रिक्स है ना, ये तो बना होता है सेलुलोज का।
लेकिन इसके अंदर जो ये सब्सटेंस है यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अच्छा मेन मैट्रिक्स नहीं, मेन फ्रेमवर्क बोल रहा था, शब्द ही गलत यूज़ कर रहा था मैं। जो मेन फ्रेमवर्क है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। लेकिन जो इसके अंदर के सब्सटेंसेस, इसके अंदर और सब्सटेंसेस मिलते हैं जैसे कि ग्लैक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एल्गी की सेल वॉल में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, ग्लैक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गल सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज तो होता ही है प्लस ग्लैक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ इस पूरे पेज में? नो सर। ओके, फिर थोड़ा रिपीट कर दो जो भी बताया प्लीज। हाँ मैंने ये बोला कि जो आपकी सेल वॉल है, नॉर्मल सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, नॉर्मल सेल वॉल मतलब, या मैं एक किसी, अरे यार वो बैक्टीरिया की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट सेल की। किसकी बनी होती है, प्लांट सेल की, सेलुलोज की बनी होती है ना। लेकिन इसमें और क्या मिलता है हमें, मतलब इसमें क्या मिलता है, इसके जो मैट्रिक्स है ना, जो ये फ्रेमवर्क तो सेलुलोज का बना, उसमें क्या मिलता है, 3 चीज़ें और मिलती हैं, ग्लैक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। ये नाम है जो याद करने हैं। तो एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यूकैरियोटिक की नॉर्मली सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। लेकिन एल्गी की सेल वॉल में एक्स्ट्रा में क्या मिलता है, ये 3 चीज़ें भी मिलती हैं, ग्लैक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। बस इतनी सी बात बोली है। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, अब बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की, है ना। अब जो प्लांट की सेल वॉल है, अब देखो ये है न्यूक्लियस, अब जो ग्रीन हो चुका है, ये बड़ा सा क्या है, वैक्यूल, ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर ये क्या है, ये है हमारी लाडली सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। ठीक है, तो ये है हमारी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी सेल वॉल की। देखो अब मैं थोड़ा सा ना बताऊँ या ना बताऊँ, चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। ठीक है, अब देखो वो भी, ठीक है, अब देखो इन प्लांट्स डिवाइडिंग सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल, उनमें क्या होता है, उनमें एक ही सेल वॉल होती है जिसको प्राइमरी सेल वॉल अपन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा अब जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, पहले तो याद रखो। और जो परमानेंट सेल में, अच्छा अब आपको पता है परमानेंट सेल और डिवाइडिंग सेल कौन क्या होते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? परमानेंट वाले सेल का फंक्शन फिक्स होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। देखो जो सेल्स होते हैं हमारे प्लांट में वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं डिवाइडिंग सेल्स जो डिवाइड करते हैं, एक होते हैं परमानेंट सेल, वो डिवाइड नहीं करते, उनका काम फंक्शन फिक्स हो जाता है। परमानेंट सेल आगे 3 तरह के होते, मतलब 3 तरह के नहीं, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन चलो 3 तरह के मान लो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 तरह के हमारे पास सेल्स है। ठीक है, अब जो इसमें जो पैरेन्काइमा है ना, जो पैरेन्काइमा है और जो डिवाइडिंग सेल है, इनके पास जो सेल वॉल होती है ना, जो इनके पास सेल वॉल होती है उनको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज। ये देखो ये थ्रेड बना, ये थ्रेड बना ना जो ब्लू कलर का, ये किसका बना हुआ है, सेलुलोज। एल्गी में भी हमने सेलुलोज का बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ और हमें क्या मिलता है प्राइमरी सेल वॉल में, ये देख रहे हो ये रेड कलर का, ये क्या है, पैक्टिन। क्या है, पैक्टिन। ठीक है, अब जो पैक्टिन है इसके साथ देखो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, हेमीसेलुलोज। क्या है, हेमीसेलुलोज। ठीक है, और जो पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे ये क्या है, प्रोटीन। तो प्राइमरी सेल वॉल में हमें क्या मिलता है, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सेलुलोज, लेकिन ये चीज़ें भी मिलती हैं। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। अच्छा ये तो है लिखा हुआ है। तो प्लांट सेल 3 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यंग प्लांट सेल बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा को, और मैच्योर प्लांट सेल किसको बोलते हैं,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को, ठीक है। अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, कैसा सेल है, मेरिस्टेमेटिक। आप देख रहे होगे कि ये तो है सेल मेम्ब्रेन जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, और इसके बाहर जो मैं अब बना रहा हूँ ये क्या है, सेल वॉल। और जो आपकी प्राइमरी सेल, अच्छा अब देखो यहाँ पर भी मैं सेल वॉल ग्रीन कलर रेड कलर की बना रहा हूँ, वहाँ भी रेड कलर की बनाई है। ये दोनों जो सेल वॉल हैं इसमें हम देख रहे होंगे ये दोनों के दोनों सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल हैं, लेकिन हाँ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा इज थिकर एंड प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल वॉल थिन होती है। कोई डाउट? वो भी गेट लगाना, वो भी गेट लगाना। समझ आया नहीं आया ये पॉइंट? यस। इसकी सेल वॉल थिन है और इसकी क्या है, थिक है। अब आते हैं दो सेल कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनमें क्या होता है, इनमें टाइम के साथ साथ प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ एक और सेल वॉल बच जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा अब सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म से बनती है। कुल मिला के सेल वॉल सेल खुद ही बनाते हैं। तो क्या होता है कि सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं और यहाँ लगने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अपन कलर चेंज कर देते हैं, इनका कौन सा कलर करें, ब्लैक कर देते हैं। सब्सटेंसेस जाते हैं बाहर और लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये देखो ये लग रहे हैं ना, ये सब्सटेंस अंदर बन रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये लग रहे हैं। तो कोलेनकाइमा में जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पैचेस की फॉर्म में होती है। कैसी होती है, पैच की फॉर्म में, पूरी नहीं बनती। और अगर कोई पूरी लेयर ही बन जाए एक सेकेंडरी सेल वॉल की तो वो किस में बनती है, स्क्लेरेनकाइमा में। सेकेंडरी सेल वॉल इन स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है, लेयर्ड होती है, मतलब बढ़िया फर्स्ट क्लास बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा में सेकेंडरी सेल वॉल इतनी ज़्यादा बढ़िया बन जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि प्राइमरी सेल वॉल तो खत्म हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है। प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशिस या रिड्यूस्ड। जितना मैंने बोला इतने, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ओके तो मुझे आंसर दो इन क्वेश्चंस के। सेल्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। डिवाइडिंग के एग्जांपल देना, मतलब नाम बोलना, बोलो। मेरिस्टेमेटिक और नॉन डिवाइडिंग का, स्क्लेरेनकाइमा अच्छा अब नैनी का आंसर देंगे। नैनी का इनमें से प्राइमरी सेल वॉल किन किन में होती है, सर मेरिस्टेमेटिक में होती है। अच्छा नहीं सॉरी एक मिनट, स्क्लेरेनकाइमा में होती है और एक कोलेनकाइमा में। बहुत बढ़िया, पहले सही दे रहे थे अब गलत कर दिया। प्राइमरी सेल वॉल किस में होती है, मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा में। और सेकेंडरी सेल वॉल किस में होती है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा अगर बाय चांस, अब चलो यार कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे तो क्वेश्चन ये कभी नहीं आएगा प्राइमरी सेल वॉल किस में होती है, क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी सेल वॉल किस में होती है। मैं बताऊंगा नहीं लेकिन ठीक है, बस क्वेश्चन सेकेंडरी सेल वॉल ही आएगा। अब ये मत पूछना क्यों प्राइमरी क्यों नहीं आएगा, तो लेकिन हाँ हमेशा सेकेंडरी सेल वॉल का क्वेश्चन आएगा। और वो किस में होती है, स्क्लेरन और कोलेनकाइमा में। अरे प्राइमरी तो सभी में होती है यार, है ना। हाँ तो सेकेंडरी किस में होती है, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में। अच्छा सेकेंडरी सेल वॉल ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा की, उसमें डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी उसमें मेरिस्टेमेटिक बहुत थिन होती है, बाकियों में क्या होती है, थिन होती है। और जो उसकी होती है अपने पैरेन्काइमा की क्या होती है, थिक होती है ना। तो ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक उसका ओवरव्यू है। अच्छा लोकेशन क्या है प्राइमरी सेल वॉल की, आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। और सेकेंडरी सेल वॉल की ध्यान से देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन से तो बाहर है लेकिन प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है सेकेंडरी सेल वॉल। दिमाग में हमारे क्या रहता है कि ये प्राइमरी होगी, उसके बाद सेकेंडरी होगी, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये प्राइमरी सेल वॉल होगी और उसके बाहर क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में बनती है, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्या है, सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। तो इनके बीच में बनेगी आपकी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही तो बना रही है या साइड सेल खुद ही तो बना रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल, तो इनके बीच में बनेगी। तो लोकेशन याद रखना है इसकी, ठीक है। लोकेशन में डाउट है तो बोलो। अच्छा मेड अप ऑफ, बनी किसकी होती है ये, सेलुलोज
हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की। कौन सी? प्राइमरी। और ये सेकेंडरी किसकी बनी होती है? लिग्निन और सुबेरिन। किसकी बनी होती है? लिग्निन और सुबेरिन। ठीक है। अब मिलती कहाँ है? फाइबर्स, वेसल्स, और मैं आपको करवा दूंगा, ये आप मत सुनो, समझो। ये कौन से सेल में पाई जाती हैं? यंग सेल में, और ये मैच्योर सेल में। ये कैपेबल टू ग्रो, देखो ये ग्रो कर सकती है क्योंकि सेलुलोज वाली सेल वॉल ग्रो कर देती है, लेकिन ये डेड सेल है ना, तो ये ग्रो नहीं कर पाएगी, है ना। लिविंग में भी, मतलब लिविंग में भी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, बट इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बस आप इतना याद रखो कि ग्रो नहीं कर पाएगी ये। ठीक है, तो हाँ, व्हेन सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड प्राइमरी सेल वॉल गेट डिमिनिश्ड। क्या मैंने आपको लाइन बताई थी ये? यस है ना, क्योंकि सपोज ये सेल है ना, ये इसके बाहर क्या है? आपकी सेल वॉल, है ना, प्राइमरी सेल वॉल। जब सेकेंडरी सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी, है ना, ये सेकेंडरी सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे प्राइमरी तो गायब ही हो जाएगी क्योंकि सेकेंडरी ने उसकी जगह ले लेनी है, तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो अब लास्ट पेज है आज का, वो है, हाँ, तो वो क्या है? लास्ट पेज में क्या है कि देखो, ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? नैनी का समझ आ रहा है प्राची? यस सर। ओके, ये क्या है? दीपक आए आज? हाँ जी सर। ओके, तो मुझे लगा नहीं आए हो आज, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है बताओ? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। अच्छा, अब जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या है? कलर चेंज करते हैं अपन, लेट इट बी ग्रीन कलर, है ना, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ठीक होता है। देखो ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। समझ आ रहा है ये जो मैं बना रहा हूँ? ये नहीं आ रहा समझ? सेल वॉल। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये क्या है आपकी? सेल वॉल, है ना, और इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अब जो ये जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको ना किसी चीज़ ने जोड़ा हुआ है। दो सेल है ना हमारे, ये सेल है, एक ये सेल है, इनको जोड़ा हुआ है, एक लेयर ने जोड़ा हुआ है इनको, ये सेंटर वाली लेयर ने। देख पा रहे हो लेयर? ये लेयर है ना, जो इस लेयर ने इन तीनों सेल्स को जोड़ा हुआ है। इस लेयर का नाम क्या है? मिडल लैमेला। क्या नाम है? मिडल लैमेला। तो ये क्या करता है? ये सभी सेल्स को जोड़ कर रखता है मिडल लैमेला, है ना, क्योंकि ये सीमेंटिंग का काम करता है। तो मिडल लैमेला को क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। अब मैं सिर्फ मिडल लैमेला बना रहा हूँ, ठीक है, को हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी नहीं बना रहा, बाकी आप समझ चुके हो। ठीक है, ये क्या है? प्लांट सीमेंट। और ये मिडल लैमेला बनी किसकी होती है? कैल्शियम पैक्टेट। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट। वैसे तो मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है बीच में, लेकिन अगर किसी एक को चुनना है तो क्या होगा आंसर? कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, तो मिडल लैमेला ग्लू टू सेल्स टुगेदर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि सेल्स बोलते हैं कि आपने हमें जोड़ तो दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच में बातचीत हो, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो, तो उसके लिए क्या है? हमने एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, देखो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है ना, देखो ये कनेक्टेड है ना आपस में, तो इसका जो कनेक्शन है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो सेल्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। मिडल लैमेला को तोड़ा जाता है, या मिडल लैमेला के बीच में एक छेद, मतलब मिडल लैमेला ट्रैवर्स याद रखो, मतलब एक रास्ता बनाते हैं मिडल लैमेला के अंदर से। तो वो कौन बनाता है वो रास्ता? प्लाज्मोडेस्माटा। कोई डाउट है तो बताओ। नो। अभी अरे इस पेज में आपने क्या ही याद करना है? क्वेश्चन आएगा कि दो सेल्स को कौन आपस में जोड़ती है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बनी किसकी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल का क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। फिर आएगा मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय डैश डाला होगा, और आपने क्या डालना है? प्लाज्मोडेस्माटा। यही क्वेश्चन आने हैं, और क्या आने हैं क्वेश्चन इसमें से? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है।
जो आपसे पूछ लेंगे कि रॉकेट का मास ये है, मोमेंटम ये है, एयर की सरफेस फ्रिक्शन ये है, एयर फ्रिक्शन ये है, बताओ कितना जाएगा। कुछ नहीं पूछना आपसे, फालतू सिंपल से क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने। देखो चलो आज बस आज ही पढ़ा रहा हूँ ना, इससे पहले पढ़ानी ना इससे बाद में पढ़ानी मैंने एनसीईआरटी, ठीक है। चलो देखो, एज यू रिकॉल ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सेल वॉल फॉर्म्स ऑन आउटर कवरिंग ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए फंगस एंड प्लांट, ये हमको बता दिया है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, सिर्फ शेप नहीं देती, प्रोटेक्शन भी देती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, है ना। इट आल्सो हेल्प्स टू सेल इंट्रैक्शन, मैंने बोला था ना सेल टू सेल इंट्रैक्शन जो होता है इसको भी आपने मान लेना है ना। देखो इंटरसेलुलर जंक्शन लिखा आ जाए ना, देखो आपकी ना जो पेपर है ना टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। सेल टू सेल इंट्रैक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, लेकिन अगर लाइन्स ही एनसीईआरटी की लिखी आ गई फिर नहीं हम चेंज कर सकते। जैसे अगर वो बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन में कौन हेल्प करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंसर दे देना। और सेल टू सेल इंटरेक्शन, अरे मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या होता है इंटरसेलुलर जंक्शन ही तो इंटरेक्शन में हेल्प करती है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ लिखा तो उसको यहाँ ही याद करना है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, समझ रहे हो। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैंने बोला था ना किस तरह के मॉलिक्यूल्स को रोकती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को, छोटों को नहीं रोकती। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हमने लाइन करी थी ये। Yes. वाइल इन अदर प्लांट्स सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, हमने ये भी पढ़ा था। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज अ सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, समझ रहे हो, मतलब कि इनर साइड ऑफ द सेल में आपको सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। अब टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, ये आपको समझाता हूँ। मिडल लैमेला इज ए लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, है ना, दो सेल्स को जोड़कर रखती है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। कोई ऐसी लाइन मिली जो मैंने ना समझाई हो? नो सर। एक ये समझ लो टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, बस फील करा कर लो, समझना तो क्या है, पूछेगा तो नहीं। देखो मेरी बात सुनो, ये आपका क्या है, ये क्या है, ये आपका है सेल, है ना, और ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब देखो अब सेकेंडरी सेल वॉल बननी स्टार्ट हो गई, ये पहली लेयर बन गई सेकेंडरी सेल वॉल की, समझ रहे हो। उसके बाद ये सेकेंड लेयर बन गई, ये थर्ड लेयर बन गई। आप देख रहे हो जैसे जैसे लेयर बन रही है वो मेम्ब्रेन के पास जा रही है लेयर, समझ पा रहे हो। Yes, sir. तो बस उन्होंने यही लिखा हुआ है कि टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, जो सेकेंडरी सेल वो मेम्ब्रेन के पास बनती जाएगी जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी, सिंपल सा पॉइंट था। कोई डाउट है तो बताओ सेल वॉल के बारे में। No, sir. ओके, नो सर। तो आज के लिए इतना ही, अपन कल मिलेंगे, सो थैंक यू, तो कल मिलते हैं, ओके।